चीन जो है आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेशन है। ये अब दुनिया सब मानती है, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी मानते हैं, और सारी सप्लाई चेन जो है वहां पे शुरू होती है। अब हमने तय कर लिया है, अब चीन के समझ में आना शुरू हो गया है कि हम नॉर्मल रिलेशंस नहीं करना चाहते चीन के साथ। मैं तो यहाँ तक कहूंगा एक कारण कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अभी ब्रिक्स में नहीं गए ब्राजील की, वो ये भी हो सकता है कि मोदी को मिलने की जरूरत नहीं है। ये भी मेरे हिसाब से एक कारण है। बट प्रवीण जी, भारत सरकार तो लगातार ये कह रही, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा जो निर्भरता थी उसने काम किया, देखिए ब्रह्मोस ने काम किया। अब ये प्रश्न इस बात को लेकर है कि भारत सरकार अगर आत्मनिर्भरता की बात करती है तो क्या हमारी डिफेंस में आत्मनिर्भरता उस स्थिति तक पहुंचती है जहां चीन का मुकाबला कर सके? आप चीन को तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, चीन एक अलग क्लास पे है। आपने बात करी ब्रह्मोस की, प्लीज आप ये बात समझिएगा, ब्रह्मोस आपका सिस्टम नहीं है। ब्रह्मोस एक जॉइंट सिस्टम है और उसकी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आज भी रशिया से आते हैं। S-400 जो है वो रशियन सिस्टम है। जो आपका आकाश है जिसकी बारे में बात हो रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आकाश वो प्रोजेक्ट है जो 1984 में अब्दुल कलाम ने और प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने एज पार्ट ऑफ दी मिसाइल प्रोग्राम उसको किया था। तो ये इसका जो फ्रेमवर्क और जो सोच है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, वो 50 साल से पुरानी है। आप कितनी भी इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप R&D में पैसा नहीं डालेंगे, और उसमें पैसा डालना होता है, टाइम लगना होता है, ये रातों रात आत्मनिर्भरता नहीं हो जाती। अभी जैसे आप खुद ही बोल रहे थे, एयर चीफ कह रहे हैं कि मेरी जो 42 स्क्वाड्रन की वो है सैंक्शन है, हालत बहुत खराब है, बहुत नीचे हो गया है, 2 फ्रंट मुझे संभालने हैं। वो कह रहे, अब बात चल रही है कि अब हमको इंटरम में, बीच के पीरियड में, अभी आम का कहीं नहीं आ रहा है, वो जो 5th जनरेशन है हमारा, उसके इंटरम में हम F-35 ले अमेरिका से कि रशिया से हम Su-57 लें, इसकी बातचीत भी चल रही है। क्योंकि सवाल ये है, आत्मनिर्भरता एक नारा है, आप ये समझिएगा। मैं आपके किसी भी एक्सपर्ट से इसको डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। वो एक नारा है, जिस दिन मुझे दिख जाएगा इसमें रिसर्च हो रही है, पैसा डाला जा रहा है, एक टेक्नोलॉजी प्लान है। देखिए, आप जब भी कोई काम करते हैं आप एक प्लान बनाते हैं कि ऐसी क्या चीज है मेरे दोनों दुश्मनों के पास जो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे अब जैसे ड्रोन देखा सबने, वो ड्रोन के पीछे सब भाग गए, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आपकी प्रायोरिटी है साइबर, आपकी प्रायोरिटी है स्पेस। वो आप नहीं करेंगे क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो वर्चुअल डोमेन्स है। आप देख रहे हैं कि साहब गन चाहिए, आप बताइए मुझे 30 टन की गन आप कौन से वहां पे लेके चले जाएंगे हाई एल्टीट्यूड में चीन के खिलाफ। मैं ये कहने का मतलब ये है, देखिए मुझे खुद अफसोस होता है, मैं चाहता हूं हमारी सेना बहुत तगड़ी हो। अभी हालत ये है, सेना की काबिलियत है नहीं ज्यादा, और हमारी असेसमेंट्स गलत है। वो आपने लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह को ही सुन लिया है। और जहां तक दुश्मन है, दुश्मन आज चीन वो है एक देश जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। आप समझिए आपने कहां कहां दुश्मनी बनाई है। और अगर आपको तरक्की करनी है, उसका एक ही रास्ता है, आपको शांति का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और वो हो सकता है आप करना नहीं चाहते। आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान आपका कैसे बन गया दुश्मन? अभी जब ये मोदी सरकार नहीं आई थी, पिछली सरकार तो उनसे बात कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी उनसे बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है, जब सरकार आती है तो दुश्मन बनते हैं नए। हमें देखना है, एक फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनानी है जिसमें पीस हो, हमारी डेवलपमेंट हो। ना आपका दुश्मन चाइना है, ना पाकिस्तान है, ना आपका दोस्त अमेरिका है, ना इजराइल है। हर मुल्क अपना अपना देख रहा है, तो आपको भी अपना देखना है। अगर आप आज बात शुरू कर देंगे पाकिस्तान के साथ, वो बार बार आपसे कह रहा है कि मेरे से बात करिए आप पानी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और कश्मीर के ऊपर, तो आप बात तो करिए। अब आप कश्मीर पे तो बात ही नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल। अब आप कहते हैं सब कुछ नॉर्मल हो गया है। आप प्लीज जाइएगा वहां पर कश्मीर में, पता करिए खुद क्या सब कुछ नॉर्मल हो गया है। होता तो वहां से आप फौज निकाल लेते, वो आप निकाल नहीं पाए आज तक। कहने का मतलब यह है आशुतोष जी कि दुश्मन कोई नहीं होता कि चीन उसकी मदद कर रहा है, इसकी कर रहा है। वो तो शी जिनपिंग आए थे यहाँ पर अक्टूबर 2019 में, प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिले थे महाबलीपुरम चेन्नई में। तब उन्होंने कहा था हमें ट्रायंगुलर पीस करनी चाहिए जिसमें चीन भी हो, पाकिस्तान भी हो और हिंदुस्तान भी हो, जिससे कि इस पूरे एरिया का डेवलपमेंट हो। वो आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप ये दिखाना चाहते हैं आप बहुत ताकतवर हैं। अब सवाल ये, अच्छी बात है, ताकतवर बनना, पर पहले बन तो लीजिए। दिक्कत ये है
वो ये कह रहे हैं कि आप हमसे कश्मीर में बात करिए। आप भी जानते हैं 2007 और 2008 में जब मुशर्रफ थे वहां पर रूलर और यहाँ पे थे हमारे मनमोहन सिंह जी, उस समय पूरा उनका प्लान बन चुका था पीस का, वो 4 पॉइंट फॉर्मूला है उसका, और उन दिनों कोई आतंकवादी नहीं हो रहे थे हमले। जब ये काम चल रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था उन सालों में। तो अब सवाल ये है, वो कश्मीर में बात करना चाहते हैं, आप करना नहीं चाहते, वो ये प्रॉक्सी वॉर चलाते हैं। आप में सैन्य क्षमता नहीं है उनको डराने की। अगर आप में आज वो ताकत होती है, देखिए ये 2-3 अलग अलग इशू है, इनको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। प्रॉक्सी वॉर जो है वो एक मिलिट्री इशू है, उसके लिए आपको सैन्य ताकत बनानी है, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कश्मीर पे बात करो। जब आप कर रहे थे उनसे कश्मीर पे बात 2006 और 8 के बीच में कोई आतंकवादी हमले नहीं हुए, आप चेक कर लीजिए। अब सवाल ये है, अगर आप ये कह रहे हैं कि अब कश्मीर का मुद्दा ही हल हो गया, हमें सिर्फ पीओके लेना है और हमें कुछ नहीं करना है, तो सवाल ये है फिर आप ताकत बनाइए अपनी मिलिट्री ताकत। अगर आपकी बन जाएगी वो बंद कर देगा। तो ये जो है ये 3 स्टेप में काम होना है। पहला स्टेप ये है, हमें पीस चाहिए रीजन में। तो जैसे वो बताया गया था, हमें पीस चाहिए चीन के साथ, पीस चाहिए पाकिस्तान के साथ, और दोनों मुल्क तैयार हैं। चीन हमारे साथ नॉर्मल रिलेशंस करना चाहता है, हम नहीं करना चाहते। अगर आप पहले तो शांति कर लीजिए। अगर आप शांति कर लेंगे तब क्या है, तब टाइम होता है अपनी रिसर्च को सॉर्ट आउट करने में। उसके लिए फिर आप पूरी एक टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाइए। वो दूसरा स्टेप है कि साहब हमें क्या चीज चाहिए, कौन सी चीज हम बाहर से लाएंगे, कौन सी चीज के लिए हमको रशिया से जॉइंट वेंचर करना चाहिए, किसमें हम R&D डालेंगे, वो दूसरा स्टेप है। उसके बाद फिर वो टाइम आएगा जब आप कहेंगे कि मैं और आपको लड़ाई फिर लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी शायद। अगर आप इतनी कोऑपरेशन कर रहे हैं और खुशहाली हो रही है, साउथ एशिया में तरक्की हो रही है, फिर आप किस बात की लड़ाई करेंगे? फिर भी आपको सैन्य शक्ति बनानी है क्योंकि डिफरेंस होना चाहिए। पर हम आप जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं वो अगले 10 से 15 साल का प्लान है। उस समय क्या हालत होगी किसको क्या पता है। पर आप तैयारी तो करिए, अपना टेक्नोलॉजी मैप बनाइए, आप पीस करिए रीजन के अंदर। उसके बाद देखिए स्टैंड हमारा क्या है कश्मीर पे। कश्मीर पे 4 पॉइंट फॉर्मूला था मुशर्रफ का, हमने उस पर बातचीत करी, बैक चैनल बातचीत हो रही थी पाकिस्तान के साथ। तो कश्मीर का वो मुद्दा है जिसमें आपको बात करनी है। और आज कश्मीर जो है उसमें चीन भी फिजिकली बैठा हुआ है। चीन फिजिकली बैठा है लद्दाख में, आपके ईस्ट लद्दाख में बैठा है, पाकिस्तान के पास है, आपके पास है। जो आप कश्मीर का नक्शा देखें तो इस पे तो बात करिए आप उनके साथ। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है उसका चीन का ताल्लुक है, दलाई लामा उनके लिए एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। पर अगर आप उसकी हिस्ट्री पूरी देखें तो वो आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता है। चीन सिर्फ ये चाहता है कि जो दलाई लामा जो है आप उसमें इंटरफेरेंस ना करें जो आप कर रहे हैं। मिसाल देता हूं आपको, नैन्सी पेलोसी जो यूएस स्पीकर होती थी, वो अगस्त 2022 में वो गई थी वहां पर ताइवान। उन्होंने वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करी। ताइवान में जाके वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने गई थी। फिर वहां पे क्या हुआ कि जो चाइना थी उसने अपनी एयरफोर्स को और न्यू नॉर्मल बना दिया वहां पर। अच्छा, उसके बाद वो यहाँ पर आई जून 2024 में। और क्यों आई? वो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट देने के लिए। वो एक ऐसा एक्ट था जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सेनेट और हाउस में पास हुआ था। अच्छा, उनको मालूम था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर दलाई लामा खुद अमेरिका जा रहे थे अपनी नी सर्जरी करवाने, पर वो उसको यहाँ देना चाहती थी क्योंकि मोदी सरकार भी वही चाहती थी। वो इसलिए चाहती थी, वो आई थी अपने पूरे लॉ मेकर्स के साथ, और भी उनके बहुत लोग आए थे कांग्रेस के। फिर वो जॉइंट फोटोग्राफ्स है प्राइम मिनिस्टर की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल की, वो सब साथ थे। अब सवाल ये है उनका यहाँ आने का मतलब क्या था? धर्मशाला में आके वो देने का, हमारी धरती को इस्तेमाल करना, वो उसको प्रोवोक करने के लिए चाइना को अगेंस्ट द दलाई लामा। इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। और दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए वो सोचना है। दलाई लामा जो है वो रिलीजियस लीडर नहीं है, वो रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर दोनों थे। हमने चीन की बहुत मदद करी है। 1959 में दलाई लामा आए थे। अभी मैं उनका जो 1959 में वो यहाँ हिंदुस्तान भाग कर आए थे दलाई लामा, तब से वो इधर ही है। अच्छा, 1960 से धर्मशाला में बैठे हैं। हमने उनकी कितनी मदद करी वो मैं अभी वो इंटरव्यू सुन रहा था सिंकियों उनके जो है पीपा सरिंग की, तो वो बता रहे थे कि देखिए आज हम 25 मुल्कों में फैले हुए हैं। उनके बहुत बड़े दफ्तर है अमेरिका के अंदर और लंदन के अंदर, तो उनका डायस्पोरा पूरा हर जगह है। तो हम उनकी इतनी मदद कर ही चुके हैं। तो अब अगर वो सवाल मैं ये कहता हूँ कि अब उनको सोचना चाहिए, हाँ ठीक है अमेरिका ज्यादा पावरफुल है तो आप अपना मेन दफ्तर वहां खोल लीजिए।
मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप अगर ये कहेंगे कि वहां पर तिब्बत के अंदर चीज ये कर रहा है वो कर रहा है, ये आप तभी कह सकते हैं जब आप ग्लोबल पावर है, कि आपको हर चीज का ध्यान रखना है और आपको नजर रखनी है हर चीज के ऊपर। आप इस समय आप उस स्टेज पर हैं कि आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखिए। आपके 80 करोड़ लोग गरीब हैं, बहुत खाने को उनके पास नहीं है। आपकी जो सैन्य क्षमता है वो ठीक नहीं है, आपके खतरे बढ़ गए हैं, ये आपके मुद्दे होने चाहिए। ये कहाँ से मुद्दा है कि वो चीन वहां तिब्बत में कर रहा है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। हम उनकी बहुत मदद कर चुके हैं, अब वो भी अपना खुद मदद करे, अपना देखे कहाँ उनको दफ्तर बनाए जाके लंदन में, जहाँ जो उनका मेन दफ्तर है वहां बना ले। ये कह रहा हूं मैं आपसे। मैं ये कहना चाहता हूं, आज आप प्रेसिडेंट ट्रंप को देख लीजिए, हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है उनके साथ। हमने एक बहुत बड़ा जॉइंट स्टेटमेंट इशू करी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे फरवरी इसी 2025 में। अभी वो रोज हमें धमकाते रहते हैं कि मैं 10% लगा दूंगा, तुम ब्रिक्स के मेंबर हो, अब मैं इतना लगा दूंगा। हम उनके साथ $500 बिलियन का ट्रेड करना चाहते हैं 2030 तक। तो वो प्रैक्टिकल नहीं है क्या? वो तो दुनिया की ताकत है, हम कौन सी ताकत है उनके सामने? कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा, हम उस कगार पे इस समय खड़े हैं जहां हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं तरक्की करने की। आप इधर उधर करके दूसरों के उसमें ना जाएं, आप अपना मसला देखें जिससे आपका जो देश हो वो पीसफुल रहे, वो तरक्की करे। आपके इंटरनल मसले इतने, आप उन्हीं को संभाल लीजिए, वही बहुत है। देखिए, चीन का बहुत बड़ा रोल हो रहा है हमारे एरिया में। अब जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का और चाइना का, ये तो हम सब जानते हैं, जब से मोदी सरकार आई है सबसे पहली बार ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद कि आज हमारे दोनों बॉर्डर जो हैं वो लाइव हैं। दोनों के दोनों बॉर्डर, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर में, जैसे आपने बताया, और इस बात को मैं पहले भी बहुत देर से दोहरा रहा हूं और मैं ये भी बता रहा हूं कि देखिए, जब हमने 370 हटाया था तब से चीन और पाकिस्तान ने ट्रेनिंग बहुत ज्यादा शुरू कर दी थी। मैं तब से बोल रहा हूं कि आप पाकिस्तान से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर लड़ेंगे। इसका मतलब चीन उसकी पूरी मदद करेगा बिना हाथ दिखाए हुए। वही हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। 4 दिन में स्पेस की कैपेबिलिटीज और भी बहुत कैपेबिलिटीज है जिसमें उन्होंने पूरा उनका साथ दिया। अब ये कहना कि 80% जो है वो हथियार आता है उनके पास, ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद इसलिए है, हमारे पास भी तो हथियार आता है, रशिया से आता है, इजराइल से आता है, फ्रांस से आता है, अमेरिका से आता है। इसका मतलब नहीं होता। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को ऑपरेशन सिंदूर की, वो ये है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई युद्ध होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उस हवाई युद्ध में हमने देखा 2 बातें हुई। पहली बात, उनके जो पायलट्स थे उन्होंने अच्छी क्षमता दिखाई। देखिए, आप सामान खरीद सकते हैं और 6 महीने में लाके उसको लगा सकते हैं, और पायलट की क्षमता बनाने में सालों साल लगते हैं। इसका मतलब वो तैयारी तभी से कर रहे थे जब आपने 370 हटाई। यही मैं कह रहा था, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अब जो हमारा सैन्य वो हवाई युद्ध हुआ उसके बारे में अब सरकार बात ही नहीं करना चाहती है, जबकि सबको पता है दुनिया में क्या हुआ, कितनी हमारा नुकसान हुआ, कितने एयरक्राफ्ट गिरे, सब चुपचाप बैठ गए हैं। तो आप बाकी कुछ भी बोलते रहिए, वो मेन चीज है। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे कोई समझ रहा है हमने अच्छा किया ऑपरेशन सिंदूर में, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अब आइए, आपने दूसरी बात रखी दलाई लामा की। देखिए, दलाई लामा एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है चाइना के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके दर्शकों को, कि जो पहले यूएस प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उन्होंने जून 2023 को एक इंटरव्यू दिया था CNN को, फरीद ज़कारिया को। उसमें उन्होंने ये कहा था, और बहुत जरूरी बात है, कि चीन जो है वो एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, वो जाके कहीं पर मिलिट्री ये मतलब दुनिया पे कब्जा नहीं करना चाहता है, पर जो वो कहता है हमारा है वो उसको लेगा। और वो 2 चीजें बोलता है वो हमारी हैं, वो है ताइवान और तिब्बत, और अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दलाई लामा जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि दलाई लामा आखिरी कड़ी है उनके लिए पूरा कब्जा करने की तिब्बत पर। अभी जो तिब्बत है, उन्होंने तिब्बत को पूरा बदल दिया है। जो उनका तिब्बत ऑटोनोमस रीजन पूरा बदल चुका है। तो वहां पर अभी पहली वाली कोई बात नहीं है, 5G आ गई है, सब इंडस्ट्री आ गई है, सब कुछ हो गया। अभी जो लास्ट कड़ी है वो दलाई लामा है। अब दलाई लामा जब ये बोलता है
कि मैं तय करूंगा कि मेरा रीइंकार्नेशन कैसे होगा। मैं का मतलब मेरा जो ट्रस्ट है वो तय करेगा। जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीन को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि चीन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश जो है वो साउथ तिब्बत है, वो कंसोलिडेट करेगा पहले अपनी पोजीशन तिब्बत में, कि ये दलाई लामा जब चले जाते हैं दुनिया से उसके बाद वो तय करेंगे। तो कहने का मतलब ये है हमारी चीन हमसे सिर्फ एक ही मुद्दे पे लड़ाई करेगा और वो है दलाई लामा का मुद्दा, और किसी पे नहीं करेगा। बाकी के लिए वो पाकिस्तान काफी है, चीन हमें अपने बराबरी का समझता ही नहीं है, पर इस मुद्दे पे वो लड़ाई करेगा। अब आपने बोला लड़ाई की बात, देखिए वो एक लड़ाई होगी जो दुनिया ने देखी भी नहीं है आज तक। मैं अपने दर्शकों को मिसाल देता हूँ छोटी सी। देखिए क्या हुआ था कि जब एक युद्ध हुआ था 1991 का, जो इराक वॉर हुई थी, जिसको हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोलते हैं, उसमें अमेरिकन फोर्सेस ने 44 डेज की एयर कैंपेन करी। उसके बाद ग्राउंड में कुछ था ही नहीं और 100 घंटे में सब कुछ निपटा दिया। कहने का मतलब ये यहाँ पर 44 डेज नहीं होगा, इसको मैं समझा चुका हूँ, किताब भी लिख चुका हूँ। ये लड़ाई होगी अगर चीन लड़ेगा तो वो जो चीजें कह रहा है मैं वापस लूंगा। आज वो क्लेम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश, आज उसको वो साउथ तिब्बत बोलता है, आज वो क्लेम कर रहा है पूरा लद्दाख, उसके पास काबिलियत है। और मैं समझता हूँ कि वो 10 दिन में एक डिसाइसिव जो है लड़ाई लड़ सकता है। तो हमारा खतरा बहुत ज्यादा बहुत बढ़ गया है। अब आपने तीसरी बात करी, क्या हम तैयार हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत कोई खुशी नहीं होती बताते हुए हम तैयार नहीं हैं। हम इसलिए तैयार नहीं है, पहली बात तो हमें देखिए, अब मैं आपके दर्शकों को बताता हूँ, हमारे वो जो डिप्टी चीफ हैं इंडियन आर्मी के, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उन्होंने बोला कि वो 1 बॉर्डर और 2 एक बॉर्डर 2 एनिमीज एडवर्सरीज, वो बोला सब। अरे भाई ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए था। आपका दुश्मन कौन है, उसकी ताकत कितनी है। अब आप आज हैरान क्यों हो रहे हैं? ये तो आपका काम था ना पता होने का कि कौन किससे मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये अब आप बता रहे हैं कि वो इसलिए था, ये बहानेबाजी का काम है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल फौज है, मेरा दुश्मन कौन है, उसकी काबिलियत क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, क्या मैं उसके साथ लड़ाई कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जो ऑपरेशन सिंदूर था, अगर आप देखिए ध्यान से, तो वो तो लड़ाई थी ही नहीं। क्योंकि अगर आप अपनी सेना को ये बोल रहे हैं, एयरफोर्स को, कि साहब आप नॉन मिलिट्री टारगेट पे हिट करेंगे, नॉन मिलिट्री टारगेट, जो आपकी मिलिट्री की सबसे बड़ी ताकत है एयरफोर्स, उसको आप बोल रहे हैं नॉन मिलिट्री टारगेट लगाइए। उधर से हमारे एक है वो नेवी के एडवाइजर इंडोनेशिया में, वो जो कैप्टन है एक शिव कुमार, उनका फिर बयान आया कि साहब वो जो एयरफोर्स है उनको बताया गया था, हमारा इसलिए नुकसान हुआ कि आप एयर डिफेंस पे भी नहीं मारेंगे, आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं मारेंगे, सिर्फ नॉन मिलिट्री पे करेंगे। किसी भी एयरफोर्स के अफसर को पता है, जब आप हवाई की लड़ाई करते हैं, सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है दुश्मन का, उसको अटैक करते हैं, क्योंकि उससे सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर ये आप हिदायत दे रहे हैं तो आप लड़ाई कर ही कहाँ रहे हैं? तो ना तो आपके पास लड़ाई आप करना चाहते हैं, आप अच्छा, उसके बाद आप फौरन बोल रहे हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। अरे बाबा, अगर आप दूसरे मुल्क में घुस के उनके अंदर मिसाइल फेंकेंगे तो वो क्या रिटेलिएट नहीं करेंगे? सोचने की बात है। तो आप कुछ करना भी चाहते हैं, नॉन मिलिट्री में करेंगे, एस्केलेशन नहीं करेंगे। आपको पता नहीं है आपका दुश्मन कौन है, चीन है, पाकिस्तान है, क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, तो आप मुझे बता दीजिए कैसे करेंगे आप। आपने एक और सवाल उठाया, जो फॉक्सकॉन की बात करी और आपने ये रेयर अर्थ की बात करी। देखिए बात ये है कि वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। खानसा न्यूज़ लॉन्चर।